हाथ क्यों जोड़ते हैं मेरे सामने? क्यों अपने बेटे के जुनून को हवा दे रहे हैं? आप रोकिए उसे और अपने आप को भी। आपके बेटे गौरव का दिमाग संतुलित नहीं है। कृपया आप इस सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। मुझे तो बस मेरे बच्चे की खुशी चाहिए और तुमने शादी से इनकार कर दिया तो वह पागल हो जाएगा। वह बहुत प्यार करता है तुमसे। गौरव के पिता का इस तरह बोलना मेरे मन को बेचैन कर रहा था। क्या कहूँ मैं इस पिता समान इंसान से? अपनी संतान के मुँह में वह इतना अंधा हो चुका है कि पराई संतान का सुख दुख भी उसे नज़र नहीं आ रहा। अगर प्राची ऐसा चाहती है तो तुम ही क्यों नहीं मान जाते? पापा ने सवाल किया, जिस पर गौरव के पिता तिलमिला से गए। तुम भी अपनी बेटी की बोली बोलने लगे हो? मैंने भी अपनी बच्ची बड़े लाड प्यार से पाली है वीरेंद्र। माना मेरे पास तुम्हारी तरह करोड़ों की विरासत नहीं है, लेकिन इतना भूखा भी नहीं हूँ जो अपनी बच्ची को पाल पोस कर कुएं में धकेल दूँ। शादी की तैयारी में मेरा भी तो लाखों खर्च हो चुका है। अब मैं खर्च का हिसाब तो नहीं करूँगा ना, जब बेटी का भविष्य ही प्रश्न चिन्ह बनकर सामने खड़ा होगा। चलो मैं साथ चलता हूँ। गौरव को किसी मनोचिकित्सक को दिखा लेते हैं। गौरव के पिता माने नहीं और दंदनाते हुए चले गए। कहीं हमारे हाथों किसी का दिल तो नहीं टूट रहा प्राची? कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा? माँ ने धीरे से पूछा। गौरव बहुत प्यार करता है तुमसे माँ। पहली नज़र में ही उसे मुझसे प्यार हो गया। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। वो ना पहले देखा था कभी और ना ही मेरे बारे में कुछ जानता था। चलो माना हो गया। अब क्या वह मेरी सोच का भी मालिक हो गया? माँ, इतना समय मैं चुप रही तो इसलिए कि मैं भी यही मानती रही, यह उसका प्यार ही है। जो कोई मुझे देख रहा हो तो उसे सहन ही नहीं होता। एक दिन रेस्टोरेंट में मेरे एक सहयोगी मिल गए तो उन्हीं के बारे में हजार सवाल करने लगा और फिर ना मुझे खाने दिया ना खुद खाया। वजह सिर्फ यह कि उन्होंने मुझसे बात ही क्यों की। उसमें समझदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है माँ। अपनी जरा सी इच्छा का मान रखने के लिए वह मुझे चरित्रहीन भी समझने लगता है। मेरी नज़रों पर पहरा देने लगता है। मैंने उधर क्यों देखा, मैंने पीछे क्यों देखा। कभी कभी तो मुझे अपने बारे में भी शक होने लगता है कि क्या सच में मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। पापा मेरी बातें सुनकर अवाक थे। इतने दिन मैंने यह सब उनसे क्यों नहीं कहा। इसी बात पर नाराज होने लगे। तुम अच्छी लड़की हो बेटा, तुम तो मेरा अभिमान हो। लोग कहते थे मैंने एक ही बेटी पर अपना परिवार क्यों रोक लिया, तो मैं यही कहता था कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। लाखों रुपए लगाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक समझदार इंसान बनाया। वह इसलिए तो नहीं कि तुम्हें एक मानसिक रोगी के साथ बांध दूँ। 4 महीने से तुम दोनों मिल रहे हो। इतना डावाडोल चरित्र है गौरव का, तो तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी पापा, एक दिशा नहीं दे पा रही थी अपने निर्णय को। लेकिन यह सच है कि गौरव के साथ रहने से दम घुटता है। मेरे अंदर की भावना को समझकर ही गौरव से रिश्ता तोड़ दिया था पापा ने और हाथ जोड़कर वीरेंद्र चाचा से क्षमा मांग ली। मेरे मामा और ताऊ जी भी पापा के साथ गए थे। सबने गौरव के पिता को समझाने का प्रयास किया, पर गौरव से रिश्ता टूटते ही बदहवासी में क्या क्या बोलने लगे थे वीरेंद्र चाचा कि हम लोगों को वापस आना पड़ा। घर वापस आए तो काफ़ी उदास भी थे और चिंतित भी। मामा अपनी बात समझाने लगे। उसका गुस्सा जायज़ है, लेकिन वह हमारा ही शक दूर करने के लिए मान क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं हमारे साथ गौरव को डॉक्टर के पास भेज देता? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक ही रट लगाए रहता है। यही बात तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। शादी क्या कोई दवा की गोली है जिसके होते ही मर्द चला जाएगा? मुझे तो लगता है बाप बेटा
दोनों ही जिद्दी है, जरूर कुछ छिपा रहे हैं, वरना सांझ को आज क्या। क्या डर है वीरेंद्र को, जो डॉक्टर के पास ले जाना ही नहीं चाहता। ताऊ जी ने भी अपने मन की शंका सामने रखी। बेटियां क्या इतनी सस्ती होती है जो किसी के भी हाथ दे दी जाए। कोई मुझसे पूछे बेटी की कीमत। प्रकृति ने मुझे तो बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी भी बेटी होती तो क्या मैं उसे पढ़ा लिखा कर सोचने समझने की अक्ल दिलाकर किसी कुएं में धकेल देता। रो पड़े थे ताऊ जी। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उधर गौरव लगातार मुझे फ़ोन कर रहा था, मना रहा था मुझे, गिड़गिड़ा रहा था। क्या उसके पास आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं सोचने लगी कि इतने अपमान के बाद कोई भी विवेकी पुरुष होता तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। कैसा है यह प्यार। प्यार तो एहसास से होता है ना। जिस प्यार का दावा गौरव पहले दिन से कर रहा है वह जरा सा छू भर नहीं गया मुझे। कोई एक पल भी कभी ऐसा नहीं आया जब मुझे लगा हो कि कोई ऐसा धागा है जो मुझे गौरव से बांधता है। हर पल यही लगा कि उसके अधिकार में चली गई हूँ। मैं बदनाम कर दूंगा तुम्हें प्राची, तेजाब डाल दूंगा तुम्हारे चेहरे पर। तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मेरे कार्यालय में आकर जोर जोर से चीखने लगा था गौरव। शादी टूट जाने की जो बात तो मैंने अभी तक किसी से भी नहीं कही थी और उसने चौराहे पर आकर मजाक बना दी। अपना पागलपन स्वयं ही सबको दिखा दिया। हमारे प्रबंधक महोदय ने पुलिस बुला ली और तेजाब की धमकी देने पर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गौरव को। उधर वीरेंद्र चाचा भी दुश्मनी पर उतर आए थे। वह कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन अपनी और अपने बेटे की असंतुलित मनोस्थिति को स्वीकारना नहीं चाहते थे। हमारा परिवार परेशान तो था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। शादी की तारीख धीरे धीरे पास आ रही थी, जिसके गुजर जाने का इंतजार तो सभी को था, लेकिन उसके पास आने का चाव समाप्त हो चुका था। शादी की तारीख आई तो माँ ने रोक लिया। आज घर पर ही रह प्राची, पता नहीं गौरव क्या कर बैठे। माँ की बात सुनकर मान गई मैं। अफसोस हो रहा था मुझे। क्या चैन से जीना मेरा अधिकार नहीं है। दोष क्या है मेरा, यही ना कि एक जुनून की भेंट चढ़ना नहीं चाहती। क्यों अपना जीवन नरक बना लूं, जब जानती हूँ सामने जलती लपटों के सिवा कुछ नहीं। मेरे भाई और ताऊ जी सुबह ही मेरा घर पर चले आए। बुआ आप चिंता क्यों कर रही है, हम हैं ना। अब डर डर कर भी तो नहीं ना जिया जा सकता। सही गलत की समझ जब आ गई है तो सही का ही चुनाव करेंगे ना हम। जानबूझकर जहर भी तो नहीं ना पिया जा सकता। माँ को सांत्वना दी उन्होंने। अजीब सा तनाव था घर में। कब क्या हो, बस इसी आशंका में जरा सी आहट पर भी हम चौंक जाते थे। लगभग 8 बजे हालात ने एक नई करवट बदल ली। वीरेंद्र चाचा हमारे दरवाजे पर चुपचाप खड़े थे। उन्हें देखकर आशंकित थे हम। कैसी बिंडवना है ना। जिनसे जीवन भर का नाता बांधने जा रहे थे वही जान के दुश्मन नजर आने लगे थे। पापा ने हाथ पकड़कर भीतर बुलाया। हमने कब उनसे दुश्मनी चाही थी। तभी जोर जोर से रोने लगे वीरेंद्र चाचा। पूरा पूछने पर पता चला गौरव सचमुच पागल खाने में है। बेड़ियों से बंधा पड़ा है गौरव। पता चला वह पूरे घर को आग लगाने वाला था। हम सब यह सुनकर अवाक रह गए। मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुम सही थी। मेरा बेटा वास्तव में संतुलित दिमाग का मालिक नहीं है। मेरा बच्चा पागल है। वह बचपन से ही ऐसा है। जब से उसकी माँ चली गई, गौरव की माँ तभी उन्हें छोड़कर चली गई थी जब वह मात्र 4 साल का था। यह बात मुझे पापा ने बताई थी। पति पत्नी में निभ नहीं पाई थी और इस रिश्ते का अंत तलाक में हुआ था। मैं क्या करता। माँ बाप दोनों की कमी पूरी करते करते यह भूल ही गया कि बच्चे को
ना सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। मैंने ना सुनना नहीं ना सिखाया, आज तुमने सिखा दिया। दुनिया भी सिखाएगी उसे कि जिस चीज़ पर भी वह हाथ रखे जरूरी नहीं उसे मिल ही जाए। बोलते बोलते फिर से रो रहे थे वीरेंद्र चाचा। सारा दोष मेरा है, मैंने अपनी शादी से भी कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं कर ली थी जो पूरी नहीं उतरी। जिम्मेदारी ना समझ मजाक ही समझा। मेरी पत्नी की और मेरी निभ नहीं पाई जिसमें मेरा दोष ज़्यादा था। मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मेरा बच्चा बेड़ियों में बंधा है। मुझे माफ़ कर दो बेटी और सदा सुखी रहो। हमारी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी तुम्हें। हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वीरेंद्र चाचा का एकाएक बदल जाना गले के नीचे नहीं उतर रहा था। कहीं कोई छलावा तो नहीं है ना उनका यह व्यवहार? कल तक मुझे बर्बाद कर देने की कस्में खा रहे थे, आज अपनी ही बर्बादी की कथा सुनाकर उसकी जिम्मेदारी भी खुद पर ले रहे थे। बेटी, मैंने सच में औरों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाई थी। सदा लेने को हाथ बढ़ाया है, देने को नहीं। सदा यही चाहा कि सामने वाला मेरे अनुसार अपने को ढाले। कभी मैं भी वह करूं जो सामने वाले को अच्छा लगे। ऐसा नहीं सोचा, जैसा मैं था वैसा ही गौरव को भी बनाता गया। बेहद जिद्दी और सब पर अपना ही अधिकार समझने वाला। ऐसा इंसान जीवन में कभी सफल नहीं होता बेटी। ना मेरी शादी सफल हुई, ना मेरी परवरिश। ना मैं अच्छा पति बना, ना अच्छा पिता। अच्छा किया जो तुमने शादी से मना कर दिया। कम से कम तुम्हारे इनकार से मेरी इस जिद पर एक पूर्ण विराम तो लगा। निरंतर रो रहे थे वीरेंद्र चाचा। पापा भी रो रहे थे, शायद हम सब भी। इस कथा का अंत इस तरह होगा, किसने सोचा था? वीरेंद्र चाचा सब रिश्तों को खोकर इतना तो समझ ही गए थे कि अकेला इंसान कितना असहाय, कितना असुरक्षित होता है। सब गंवाकर दोस्ती का रिश्ता बचाना सीख लिया, यही बहुत था। एक शुरुआत की वीरेंद्र चाचा ने। पापा ने माफ़ कर दिया वीरेंद्र चाचा को। सिर से भारी बोझ हट गया। एक रिश्ता तोड़ एक रिश्ता बचा लिया। सौदा महंगा नहीं रहा। तूफान के बाद की शांति घर भर में पैर पसारे थी। दोपहर का समय था जब मेरे एक सहयोगी ने दरवाज़ा खटखटाया। कंधे पर बैग और हाथ में शादी का तोहफा लिए मामा ने उन्हें अंदर बिठाया। मैं मिलने गई तो आदित्य को देखकर सहसा हैरान हो गई। अरे, शादी वाला घर नहीं लग रहा आपका। आप भी मेहंदी से लिपि पुती नहीं हैं। पंजाबी दुल्हन के हाथ में तो लंबे लंबे कलीरे होते हैं ना। मुझे तो लगा था कि पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सीधा स्टेशन से आ रहा हूं। आप पहले यह तोहफा ले लीजिए। अभी फुर्सत है ना? रात को तो आप बहुत व्यस्त होंगी, जरा खोल कर देखिए ना। आपकी पसंद का है कुछ। एक ही सांस में आदित्य सब कह गए। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी जो सदा ही रहती है। ऑफिस के काम से उनको मद्रास में नियुक्त किया गया था। अच्छे इंसान हैं। मेरी शादी के लिए ही इतनी दूर से आए थे। आस पास भी देख रहे थे। क्या बात है प्राची जी, घर में शादी की चहल पहल नहीं है क्या? शादी का प्रबंध कहीं और किया गया है? आप जरा खोल कर देखिए ना इसे। माफ़ कीजिएगा, मुझे रात ही वापस लौटना होगा। आपको तो पता है कि छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है। मैं तो किसी तरह जरा सा समय खींच पाया हूँ। आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। आपके हाथों में वह सब कैसा लगता, वह सब देखने का लोभ मैं छोड़ ही नहीं पाया। आदित्य के शब्दों की बेलगाम दौड़ कभी मेरे हाथ में दिए गए तोहफे पर रुकती और कभी आसपास के चुप माहौल पर। इतनी दूर से मुझे बस दुल्हन के रूप में देखने आए थे और चाहते थे तोहफा अभी खोलकर देख लूं। आप बहुत अच्छी हैं प्राची जी। गौरव जी बहुत किस्मत वाले हैं जो आप उन्हें मिलने वाली है। आप सदा सुखी रहे। मेरी यह दिली ख्वाहिश है। सहसा उनका हाथ मेरे सिर पर आया।
सिहर गया था मेरा पूरा का पूरा अस्तित्व। नजरें उठाकर देखा, कुछ तैर रहा था आंखों में। क्या बात है प्राची जी, सब ठीक तो है ना? घबराहट तो हो रही है क्या? क्या कहूँ मैं गौरव के बारे में, और आदित्य को भी क्या समझे? आदित्य तो आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ तब खड़े थे जब मेरी गौरव के साथ सगाई हुई थी। एक मीठा सा भाव रहता था सदा आदित्य की आंखों में, कुछ छू जाता था मुझे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, गौरव से मेरी सगाई हो गई, और जितना समय सगाई को हुआ उतना ही समय से आदित्य की नियुक्ति भी मद्रास में है, जिस वजह से यह प्रकरण पुनः कभी उठा ही नहीं था। भूल ही गई थी मैं आदित्य को। तभी पापा भीतर चले आए और मैं तोहफा वहीं मेज पर टिकाकर भीतर चली आई। अपने कमरे में दुबक कर रो पड़ी। जाहिर सा था पापा ने सारी की सारी कहानी आदित्य को सुना दी होगी। कुछ समय बीत गया, फिर ऐसा लगा बहुत पास आकर बैठ गया है कोई। कान में एक मीठा सा स्वर भी पड़ा। आपने अभी तक मेरा तोहफा खोलकर नहीं देखा प्राची जी, जरा देखिए तो सही। क्या यह वही किताब है जिसे गौरव ने जला दिया था? देखिए ना प्राची जी, क्या इसी किताब को आप पिछले साल भर से ढूंढ रही थी? देखिए तो प्राची, आप मेरी बात सुन रही है ना? जो हो गया उसे तो होना ही था, क्योंकि गौरव इतनी अच्छी तकदीर का मालिक नहीं था, और जिस रिश्ते की शुरुआत ही धोखे और खराब नीयत से हो, उसका अंत कैसा होता है सभी जानते हैं। आप कमरे में दुबक कर क्यों रो रही है? आपने तो किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर दुखी होने की क्या ज़रूरत? इधर देखिए ना। मेरा हाथ जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा आदित्य ने। स्तब्ध थी मैं कि इतना अधिकार आदित्य को किसने दिया। दोनों हाथों से मेरा चेहरा सामने कर आंसू पोंछे। इतनी दूर से मैं आपके आंसू देखने तो नहीं आया था। आप बहुत अच्छी लगती थी मुझे। अच्छे लोग सदा मन के किसी न किसी कोने में छिपे रहते हैं ना। यह अलग बात है कि आपने मन का कोई कोना नहीं, पूरा मन ही बांध रखा था। आपका हाथ मांगना चाहता था। जरा सी देर हो गई थी मुझसे, आपकी सगाई हो गई और मैं जानबूझकर आपसे दूर चला गया। सदा आपका सुख मांगा है, प्रकृति से यही मांगता रहा कि आपको कभी गर्म हवा छू भी ना जाए। आपकी एक नन्ही सी इच्छा का पता चला था। याद है, एक शाम आप बुक शॉप में यह किताब ढूंढती मिल गई थी। आपसे पता चला था कि आप इसे लंबे समय से ढूंढ रही है। मैंने भी इसे मद्रास में ढूंढा तो मिल गई मुझे। सोचा शादी में इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा। इसे पाकर आपके चेहरे पर जो चमक आएगी उसी में मैं भी सुखी हो लूँगा। इसीलिए तो बार बार इसे खोलकर देख लेने की जल्दी मचा रहा था मैं। इतना सुनने के बाद पहली बार नज़रें मिलाने की हिम्मत की थी मैंने। आकंठ डूब गई मैं आदित्य के शब्दों में। मेरी नन्ही सी इच्छा का इतना सम्मान किया आदित्य ने, और इसी इच्छा का दाह संस्कार गौरव के पागलपन को दर्शा गया, जिस पर इतना बड़ा झूठ तार तार कर बिखर गया। आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता था, तभी तो इतनी दूर से आया हूँ। आज का दिन आपकी शादी का दिन है ना, तो शादी हो जानी चाहिए। आपके पापा और माँ के पूछने को भेजा है, क्या आप मेरा हाथ पकड़ना पसंद करेगी? क्या कहती मैं? आदित्य ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। झट से एक प्रगाढ़ चुंबन मेरे गाल पर जड़ा और सर थपक दिया। शायद कुछ था जो सदा से हमें जोड़े था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, कुछ ऐसा जिसे गौरव के साथ कभी महसूस नहीं किया था। आदित्य बाहर चले गए। पापा और माँ से क्या क्या बातें करते रहे मैंने सुना नहीं। ऐसा लगा एक सुरक्षा कवच घिर आया है आसपास। मेरी एक नन्ही सी इच्छा, मेरी वह प्रिय किताब मेरे हाथों में चली आई। समझ नहीं पा रही हूँ कैसे आदित्य का धन्यवाद करूँ। पाठकों,
आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।